हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि आपको पता है आज मैट्रिक्स का आपका लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम कुछ बच्चों ने डाउट्स भेजे उनको डिस्कस करेंगे और एक दो क्वेश्चन आपको जो एक्स्ट्रा भी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सारे या तो आपके मेंस में पूछे हुए बच्चों या तो एडवांस में पूछे हुए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका एडवांस 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। एक बच्चे ने भेजा है, हाउ मैनी 3x3 मैट्रिसेस एम विद एंट्रीज 0 1 2। आप उस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 3 ही प्रकार के एंट्री ले सकते हैं, या तो आप 0 रख सकते हैं एंट्री में, या तो 1 या तो 2, ठीक है। आर देयर फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, यानी कि जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे उनका सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। जो डायगोनल में आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट जो होंगे आपके डायगोनल के उनका सम जो है कौन से प्रकार के मैट्रिक्स के, एम ट्रांसपोज इंटू एम। कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास एम जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है। तो एम ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई जो हम एम से करेंगे ये आपको अपने आप एक मैट्रिक्स ही बनेगा। उसके कौन सा मैट्रिक्स, एम ट्रांसपोज इंटू एम, ये जो मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उसका सम कितना होना चाहिए, 5। क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, नो डाउट एडवांस में पूछा हुआ है लेकिन इतना कोई खास नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपके एक बार कंसेप्ट समझ में आता है मैट्रिक्स तो आप बिल्कुल कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहला काम मैंने क्या कर लिया, सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चा इसका। माय डियर, एम को मैंने कुछ मान लिया, आपका एम को मैंने कुछ मान लिया, जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, ठीक है। ये m है आपका। अब हमें क्या करना है, अगर m है, ये मैंने इसको m मान लिया, इसका ट्रांसपोज अगर मैं लूँगा बच्चा तो क्या हो जाएगा, m ट्रांसपोज आप लोगोगे क्या हो जाएगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ऐसा कहने का क्या मतलब है, जो बेटा रो था यहाँ पे वो कॉलम में चेंज हो गया है, जो यहाँ पे देखिए रो था वो बच्चा कॉलम में चेंज हो गया है, जो यहाँ रो था वो ट्रांसपोज वाले में क्या है, रो कॉलम में चेंज हो गया है। ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या है कि आप जो रो को कॉलम में चेंज कर दो, या ऐसे बोल दो कि कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया, बात एक ही है, ठीक है। अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही है, तो m ट्रांसपोज इंटू एम, तो m ट्रांसपोज को आप पहले लिखना पड़ेगा। m ट्रांसपोज आपका क्या है बच्चा, A1 B1 कहाँ गया, m ट्रांसपोज आपका A1 B1 C1, और ये आपका A2 B2 C2, और ये है बेटा आपका A3 B3 और C3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, m आपका क्या है, A1 A2 A3 ऐसे लिख लेते हैं। ये आपको हो जाएगा बच्चा B1 B2 B3, और ये हो जाएगा आपका बच्चा C1 C2 C3, ऐसा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला रो उठाना है और इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये जो मैट्रिक्स आएगा आपका, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ थोड़ा सा, यहाँ पर अगर बच्चा मैं लिखूँ m ट्रांसपोज इंटू एम, इनका मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में यहाँ आएगा, तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। एक बात बताइए, ये अगर मैं उठाऊँगा रो तो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। ये रो उठाऊंगा, मैं क्या करूँगा, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। अच्छा, अगर मैं ये रो उठाऊंगा, ये आएगा कहाँ पे, ये वाला एलिमेंट कहाँ पे आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो कहाँ बनेगा भाई, ये इस रो को मैंने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ऐसा आएगा। दूसरी, मुझे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट कहाँ मिलेगा, एक तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट होगा, एक इस जगह होगा, एक इस जगह होगा और एक इस जगह होगा। यहाँ से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से 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 कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हम बाकी का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाह रहे हैं। उसके रीजन क्या है, यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज की बात की है, यानी कि डायगोनल एंट्रीज का मतलब क्या बच्चा, सिर्फ इसकी ही की बात की है, सिर्फ इसी की बात की है। तो A1 A2 A3 का जो रो है इसका मल्टीप्लाई बच्चा हमने इस कॉलम से किया तो बना A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है।
अब ये जो है A1 A2 A3 का मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ आएगा, तो मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। A1 A2 A3 का मल्टीप्लाई C1 C2 C3 से करोगे तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं डायगोनल एंट्रीज की बात कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, B1 B2 B3 इसका मल्टीप्लाई मैं A1 A2 A3 से करूँगा तो यहाँ पे आएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। B1 B2 B3 का मल्टीप्लाई मैंने B1 B2 B3 से तो क्या बनेगा, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर और बेटा B3 स्क्वायर, जो यहाँ पे आएगा तो मैं इसको लिख लेता हूँ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। और B1 B2 B3 का मल्टीप्लाई C1 C2 C3 से करूँगा तो यहाँ पे आएगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो C1 C2 C3 का मल्टीप्लाई A1 A2 A3 से किया तो यहाँ पे आया, कोई लेना देना नहीं है। C1 C2 C3 का मल्टीप्लाई B1 B2 B3 से किया, यहाँ पे आया, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि अब मैं C1 C2 C3 का मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, C1 C2 C3 से, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चा आपका C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है। अब इन्होंने बोला क्या है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ M ट्रांसपोज M इज 5। डायगोनल एंट्रीज का सम, तो डायगोनल एंट्रीज आप देख लो, तो डायगोनल एंट्रीज आपके क्या क्या हैं, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस बच्चा आपका C3 स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। अब हमारे पास हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज कितने होंगे, 9 होंगे। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 कितने एंट्रीज हैं इसमें, हमें कितने एंट्री करने पड़ेंगे, 9 एलिमेंट हो गए, समझ में आ रहा है। हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, 9 हो गए इसमें, ठीक है। कितने हो गए बच्चा, 9, कितने हो गए 9 एलिमेंट, ठीक है। अब अच्छा ये 9 के 9 जो है ये हमारा फंडामेंटल इक्वेशन बन करके आया है कि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ M ट्रांसपोज, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट का सम 5 होना चाहिए। तो क्या क्या अब हमें एंट्रीज क्या क्या ले सकते हैं, हम एंट्रीज क्या क्या ले सकते हैं बच्चा, 0 1 और 2, इससे बाहर हम एंट्रीज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इससे बाहर एंट्री नहीं ले सकते, इसका मतलब क्या है, जैसे इनमें से कोई भी 5, इन जो 9 लिखे हुए हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, जो आपके पास 9 यहाँ पे एंट्रीज लिखी हुए हैं, इनमें से कोई 5 एंट्री 1 हो जाए, है ना, और बाकी की क्या हो जाए 0 हो जाए। तो ऐसा ये कब सेटिस्फाई होगा, जब मान लो 5 एंट्रीज 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 3 4 और प्लस 1 का स्क्वायर, बाकी का 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। एक तो कंडीशन ये हो सकती है आपकी, है ना, तभी तो देखो 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 1 1 ये 5 बार आ गया और बाकी का 4 क्या हो गए 0 हो गए। यानी कि कहने का क्या मतलब है, 5 एंट्रीज हमने 1 रख ली, 4 एंट्री 0 रख ली। एक कंडीशन ये बन सकता है, या क्या बन सकता है, या क्या दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन सकती है बेटा, दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन सकती है कि एक आपका 2 हो जाए, एक 2 हो जाए तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो गया, तो यानी कि एक आपको 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो सम ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब ये क्या आ गया आपका, अरे ये तो 5 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, बाकी के सब आपको क्या लेने पड़ेंगे 0 0 लेने पड़ेंगे, बाकी के सब बच्चा एंट्रीज आपको क्या लेनी पड़ेंगी 0 लेनी पड़ेंगी। अगर किसी डायगोनल में इस तरीके से हमें करना है, तो जैसे मान लो कोई भी 5 इनमें से कोई भी 5, ऐसा नहीं है, ये डायगोनल में लिखे हुए हैं, कोई भी 5 आपने 1 उठा लिए और बाकी के 4 0 ले लिए तो आपका 5 बन रहा है। या एक आपने 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और एक आपने क्या ले लिया 1 ले लिया। यानी कि आपको जो 9 एलिमेंट आपके यहाँ पे जो शो कर रहे हैं 1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इनमें से कोई 1 2 उठा लिया और एक कोई 1 उठा लिया, बाकी के सब क्या करने पड़े आपको 0 करने पड़ेंगे। और कोई कंडीशन बन नहीं रही है, अगर आप 2 एंट्रीज 2 की ले लोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि आपके काम का नहीं है बच्चा, ठीक है। तो यही 2 कंडीशन हो सकती हैं, यही 2 कंडीशन हो सकती हैं। तो पहली वाली कंडीशन के लिए अगर मैं देखना चाहूँ बच्चा, अगर पहली वाली कंडीशन के लिए देखना चाहूँ, मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट हैं 9, मेरे पास कितने 9 हैं एंट्री, मेरे पास क्या क्या हैं पहली वाली कंडीशन के लिए मिल रहा हूँ 0 1 2, है ना, एंट्रीज क्या क्या है 0 1 और 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है
9 में से कोई 5, 9 में से कोई 5 कितने चाहिए? 1 चाहिए। कितने चाहिए? 1 चाहिए। तो 9C5, ठीक है, यानी कि 9 में से 5 मैंने जो है 1 उठा लिए। समझ में आ रहा है? 9 में से 5 बेटा मैंने क्या किया, इन 9 में से कोई भी 5 मैंने 1 आपको जो है 1 उठा लिए है ना, 1 वाले 5 उठा लिए। अब आपके पास कितनी एंट्रीज आ गई हैं? 5 आ गई हैं, ठीक है, 5 आ गए आपके पास। कितने बचे आपके? 4 एलिमेंट बचे ना, तो चारों एलिमेंट आपको क्या लेने पड़ेंगे? 0 लेने पड़ेंगे। तो 4C4, चारों में से चारों आपने 0 ले लिए, ठीक है। पहली वाली कंडीशन के लिए ये है, ठीक है। इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। 4C4 तो आपका 1 हो जाएगा, 9C5 के क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 9/4 इंटू फैक्टोरियल 5, ऐसा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चा? फैक्टोरियल 9 यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई, और ये आपको हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 2 से आपका जो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से आपका ये 8 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 इंटू 7 आपका हो जाएगा ना 63 इंटू 2 126। तो ये बच्चा आपका आ जाएगा 126। पहली वाली कंडीशन के ला रहा है 126, ठीक है। अब आपके पास क्या है? 9 एलिमेंट है। दूसरी कंडीशन में कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? पहली वाली कंडीशन से मैट्रिक्स बनेंगे 126, ठीक है, ऐसे एंट्रीज लेके। यहाँ पे आपको क्या लेना है? 9 एलिमेंट में से सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा लेना है। देखो, एक आपको लेना है 2 के लिए, एक आपको लेना है 1 के लिए, और बाकी के 7 आपको लेने हैं 0। इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं। तो आपने 9 में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया 2 के लिए। अब कितने बचे आपके पास? 8 बचे, क्योंकि एक तो सेलेक्ट कर लिया है। 8 में से आपने कोई एक सेलेक्ट कर लिया 1 के लिए, और बाकी कितने बचे? 7। तो बाकी का आप जो है 7 बचे हैं आपको, तो 7 आपको 0 लेने हैं। तो 7C7, ठीक है, सातों के सातों आपने बेटा 0 के लिए सेलेक्ट कर ली, ऐसा। तो 7C7 तो आपके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 9C1 इंटू 8C1, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9C1 तो हो जाएगा फैक्टोरियल 9/8 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 1, ऐसा ये हो जाएगा 8C1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 से आपका फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 आपका 1 होता है, फैक्टोरियल 1 आपका 1 होता है। फैक्टोरियल 9 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई बच्चा आपका फैक्टोरियल 7, ठीक है। तो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 इंटू 8 आ जाएगा 72। तो पहली वाली कंडीशन से आपके कितने मैट्रिक्स बन रहे हैं? 126, और दूसरी वाली कंडीशन से आपके कितने मैट्रिक्स बन रहे हैं? 72। तो टोटल कितने बनेंगे? 126 प्लस 72, तो आपका 198 हो जाएगा टोटल, और 198 ही बच्चा आपका क्या है? आंसर है। 198 ही आपका आंसर है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन था, इसीलिए नो डाउट कॉन्सेप्चुअल तो था ही था, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने PNC भी यूज़ करवा दिया है, सिलेक्शन भी आपसे यूज़ करवा दिया है, ठीक है। सो हैव अ लुक, उसके बाद आगे चलते हैं। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6, ये आपको गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दिया रखा है 6 है, एंड एडजेंट ऑफ ए, ये एक आपको मैट्रिक्स दे रखा है एडजेंट ऑफ ए, ठीक है, 1 4 -1 -2 1 k 4 1 0। तो आपको बताना है कि k क्या होगा, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सा रिलेशन हम जानते हैं, एक बहुत सिंपल सा, वी नोट दैट, एक बहुत सिंपल सा रिलेशन हम जानते हैं कि अगर हम एडजॉइंट ए का बच्चा, अगर मैं एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ले लूँ
अगर मैं एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ले लूँ तो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1। किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है, और ये आपको पता ही है 3/3 n यहाँ पे क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे बच्चा n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास पता है, ऑर्डर मुझे पता है, मैं क्या निकाल लूँ? एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकाल लूँ। तो कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट? कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? तो 1 के लिए तो 1 के लिए आपका क्या बनेगा? 1 × 0 0 हो जाएगा 0, और माइनस के तो 0 माइनस के यानी कि माइनस के ही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ -2, माइनस के बाद ये वाला एलिमेंट, और आपका ब्रैकेट में क्या आएगा? एक तो आपको ये वाला साफ हो जाएगा, ये वाला साफ हो जाएगा 4 × 0 माइनस ऑफ -1, तो ये +1 बन जाएगा आपका। ठीक है, और +4, तो 4 के लिए आपको ऐसा, तो 4k माइनस -1, तो 4k +1 हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा। ठीक है, 4k +1 आ जाएगा आपका। चेक कर लेंगे एक बार कैलकुलेशन। देखिए 1 के लिए बेटा क्या आएगा? 1 × 0 माइनस 1 × k, तो माइनस क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ दिस एलिमेंट, तो -2। ओके, ये हो जाएगा आपका 4 × 0 0 हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा। ठीक है, +4 आपका आ जाएगा 4 × k माइनस ऑफ -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आपका कितना आ रहा है? -k, ऐसा, और -k ये बेटा हो जाएगा आपका +2, और ये आपको हो जाएगा प्लस, यहाँ से आपका 16k और +4, तो आप देख सकते हो 16k -k तो बच जाएगा आपका 15k, और आपका बच जाएगा 6, 4 + 2 आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये बच्चा जो है यहाँ फॉर्मूला जो हमें पता है इसमें रख देते हैं, तो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 15k + 6 इक्वल होगा आपका डिटरमिनेंट ए आपका क्या है? 6, तो 6, और रेज़ टू पावर आपके क्या आ जाएगा? 3 - 1, ऑर्डर क्या है? 3 है, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 आपका उधर जाएगा 36 के पास, तो 15 के बच्चे आपका क्या बना देगा? 30, क्योंकि 36 - 6 30 बना देगा। 15 से आपका 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चा आपका k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना, और k = 2 ही आपका आंसर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ओनली ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना एडजॉइंट के। जब आप एडजॉइंट पढ़ रहे हो तो आपको एडजॉइंट के सारे प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, सो नोट डाउन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एडवांस में पूछा हुआ है ये भी आपका, या मेंस में पता नहीं एग्जैक्ट, बट पूछा हुआ है आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपको दे रखा है 2k - 1 2 √k -2 √k 2 √k 1 2k 2 √k -2k -1, ऐसा आपको ए दे रखा है। और बी आपको दे रखा है 0 1 - 2k -√k 2k - 1 0 -2 √k -√k 2 √k और 0। सबसे पहले और एक और कंडीशन उन्होंने दी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी = 10⁻⁶। देन आपको बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के। पहले आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, फिर उसका क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये जो है इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुझे एक चीज़ पता चल गई यहाँ पे, एक चीज़ क्या पता चल गई है, अगर मैं बी के डिटरमिनेंट की बात करूँ तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 है, और ये जो है बच्चा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स में अगर प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं बेटा, सारे ही एलिमेंट 0 हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड ये एक प्रॉपर्टी है, या आप निकाल के भी देख सकते हो कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि ऑड ऑर्डर का है, किसी भी ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 0 0 से भी पता नहीं चल रहा हो तो ये जो एलिमेंट्स है ना,
अपोजिट एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। अब देखिए 1 माइनस 2k 2k माइनस 1 नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे माइनस रूट के, यहाँ पे रूट के है, यहाँ पे माइनस 2 रूट के, यहाँ पे 2 रूट के है, ये आप देखिए, ठीक है, एक दूसरे के नेगेटिव लिखे हुए हैं। एक तो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है और एक दूसरे के नेगेटिव लिखे हुए जो मैंने एरो करके आपको दिखाया। इसका मतलब क्या है, ये एक ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स 3×3 ऑड ऑर्डर है, ठीक है। 4×4 होता तो इवन ऑर्डर होता, 5×5 ऑड ऑर्डर है। किसी भी ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चे, 0 होता है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लेक्चर नंबर जो 4 मैट्रिक्स का लिया है उसमें प्रूव कराया है, ठीक है, कि किसी भी ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप जो इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका डिटरमिनेंट बच्चा क्या आता है, 0 आता है। ऐसा हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे फाइनली पता चल गया कि डिटरमिनेंट ऑफ बी तो आपका क्या है, 0 है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाली बात मुझे पता चल गई। रीजन क्या है, रीजन मैंने बता दिया आपको, किसी भी ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा बच्चा, 0 होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। रीजन क्या है, इसमें रूट वगैरह लगा दे तो बच्चों को लग रहा है पता नहीं क्या ही हो रहा है। एक्चुअल में आप देखिए ये 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 10⁻⁶ ऐसा ये बचा, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अभी बच्चा मैं अब इसको हम फाइंड करेंगे। इसमें ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग जो ऑपरेशन लगा के इसको कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं भी कुछ भी 0 बनने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी। आपको बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, इसीलिए मैं इसको बच्चा सीधे सीधे ओपन कर रहा हूँ। तो मैं अब फाइंड कर रहा हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए। सीधे सीधे ओपन करूँगा तो ये एलिमेंट आपका 2k माइनस 1 ऐसा। 2k माइनस 1 के बाद आपका क्या आएगा, 1 इंटू माइनस 1 आएगा आपका -1 और आपका आएगा माइनस ऑफ माइनस 2k इंटू 2k तो -4k स्क्वायर, यह आएगा आपका -4k², ठीक है ऐसा। और नेक्स्ट आपका आएगा माइनस ऑफ 2√k ऐसा। इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा देख लेते हैं बेटा, ये वाला रो जाएगा और ये वाला कॉलम जाएगा। तो -2√k और ये आपका आ जाएगा माइनस दिस मल्टीप्लाई विद दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, तो -2 आपका 4 हो जाएगा, 4k√k ऐसा बन जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम इसकी बात करेंगे प्लस 2√k। इसके लिए ये वाला और ये वाला कॉलम जाएगा तो ये बन जाएगा 4k√k। ओके, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा बेटा, तो बन जाएगा +2√k। ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, प्लस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले माइनस तो आपका ये आएगा, यहाँ से आपका माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, माइनस से बाहर निकाला तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा आपका 2k माइनस 1 और ये बन जाएगा आपका 4k² माइनस 1। देखियो ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 4k² माइनस 1। 4k² माइनस 1 के दो फैक्टर 2k + 1 और बेटा 2k माइनस 1 ऐसा, ठीक है, ऐसा बनेगा आपका। ओके, प्लस देखो ये सेम लिखा हुआ है 2√k और इसके अंदर जो कंटेंट है वो सेम है 2√k + 4k√k 2√k + 4k√k ऐसा। तो ये बन जाएगा आपका 4√k भाई 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये आपका बच्चा क्या बन जाएगा 2√k + 4k√k ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपका बन गया क्या 2k माइनस 1 का स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। चलो लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका बन जाएगा बेटा, क्योंकि 4k² माइनस 1 है, 4k² माइनस 1 के तो फैक्टर से ही लिखा हुआ है, तो आपका जो है यहाँ से आ रहा है 2k माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2k + 1 ऐसा। और प्लस आप देखो यहाँ से 2√k कॉमन निकाल सकते हो ना, 2√k 2 यहाँ से भी आएगा और √k यहाँ से आ जाएगा, तो 2√k और 4√k का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8k, क्या हो जाएगा भाई 8k हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 का मल्टीप्लाई बेटा 8 हो जाएगा, 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 और √k का मल्टीप्लाई k। तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका, यहाँ बचेगा 1 प्लस
और यहाँ देख तो आपका 2 बचेगा और बेटा यहाँ पे एक आपका k बचेगा। ठीक है, अब हमने देखा कि देखो 1 + 2k और 1 + 2k आपका कॉमन आ रहा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बच्चा आपका क्या हो जाएगा 2k + 1 ऐसा। ठीक है, अंदर आपका बचेगा 2k - 1 का स्क्वायर, 2k - 1 का स्क्वायर प्लस 8k ऐसा बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा 2k + 1 इंटू 2k - 1 का होल स्क्वायर प्लस 8k। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ओपन करने के लिए बच्चा मुझे रफ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत पोर्शन। ठीक है, तो मैं कहाँ लिख दूँ, मैं उधर साइड लिख देता हूँ, है ना, उधर साइड लिख देते हैं। ये आपने यहाँ तक तो देख ही लिया होगा, अभी आपका कैलकुलेशन चल रहा है तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k आपको फाइंड करना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका थोड़ा सा। अच्छा, ये हटा रहा हूँ मैं, यहाँ से नोट कर ही लिया होगा, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ से लिख देते हैं। ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ a बच्चा आपको हो जाएगा 2k + 1 और 2k - 1 को इसको ओपन कर देते हैं, बन जाएगा 4k² - 4k + 1 + 8k ऐसा। ओहो, 8k - 4k तो बन जाएगा 2k + 1 का मल्टीप्लिकेशन में 4k² + 4k + 1 बन जाएगा बेटा, क्योंकि प्लस 8k और -4k आपका प्लस 4k बनेगा। अच्छा, ये फिर से क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, 2k का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 2k + 1 और इनटू में ये बन जाएगा बेटा आपका 2k + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि अल्टीमेटली डिटरमिनेंट ऑफ आपका a क्या आ जाएगा 2k + 1 का होल क्यूब। क्या आ जाएगा बेटा 2k + 1 का होल क्यूब आ जाएगा आपका, है ना। देख लेते हैं एक बार, कहीं आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, है ना। कोई भी आपका एक बार बेटा चेक कर लो। अच्छा, ये डिटरमिनेंट क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है, हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो मैं सही कर देता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये जो लाइन आपका लिखा हुआ है वो एक्चुअल में लिखा हुआ है आपका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलत नहीं है, ये हमने थोड़ा सा लिख लिया ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी ऐसा। तो ये तो आपका वैसे भी 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, यानी कि ये एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लगा देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ही आपका बचा हुआ था, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ही आपका बचा हुआ था। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको बताया था, हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगाया था मेरे भाई, और क्या लगाया था बेटा, क्या लगाया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1, ये वाली प्रॉपर्टी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ की थी। ठीक है, अब आप देखो ये 3/3 ऑर्डर का है, क्या है बेटा 3/3 ऑर्डर का। तो एक्चुअल में ये क्या बनेगा बेटा कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या है 2k + 1 का क्यूब, और ये तो आपका क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा n-1, यानी कि 3 - 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा 2k + 1 रेज़ टू पावर 6। क्या बन जाएगा 2k + 1 रेज़ टू पावर 6। ये किसके इक्वल है भाई ये किसके है, ये किसके इक्वल है 10 रेज़ टू पावर 6 के। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट 2k + 1 रेज़ टू पावर 6 बेटा इक्वल होगा 10 रेज़ टू पावर 6 के। पावर 6 से पावर 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2k + 1 आपका आ जाएगा बेटा 10, तो 2k = क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, तो k आपका आ जाएगा 4.5, k आपका क्या आ जाएगा 4.5। बट व्हाट यू हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k। तो बेटा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे 4.5 पे जब बच्चा आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या होता है, वो अपने नज़दीक एक इंटीजर ढूंढ लेता है ना, क्या करता है नज़दीक एक इंटीजर ढूंढ लेता है। तो 4.5 के नज़दीक इंटीजर कहाँ मिलेगा, या तो उसके इक्वल या उससे लेस, या तो इस नंबर के इक्वल या उससे लेस। तो इससे लेस क्या होगा इंटीजर बेटा 4, है ना। तो यही आपका 4 क्या है बच्चा आंसर है। ठीक है, नो डाउट हमने कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की थी, कोई भी, बस हमने क्वेश्चन थोड़ा सा ये लाइन हमने जो है मिसप्रिंट लिख लिया था।
ठीक है, ये कोई हमारी कैलकुलेशन की वजह से नहीं हुआ बच्चा, ये मिसप्रिंट लग गया था। ठीक है, और आपका आंसर बिल्कुल सही है और 4 ही आपका आंसर आता है। ठीक है, सो नोट डाउन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये भी आपका आईडी में पूछा हुआ 2011 या 12 में ऐसे कुछ आपको पूछा हुआ है। लेट एम बी ए 3x3 मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग, एम आपका एक 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है जो कि हमें गिवन नहीं है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन है बच्चा आपका m इंटू 0 1 0 आपका इक्वल है -1 2 3। m बच्चा आपका 1 -1 0 इक्वल है आपका 1 1 -1, और m मल्टीप्लिकेशन में है बेटा किसके 1 1 1 के, और इक्वल है 0 0 12। तो आपको बताना है सम ऑफ डायगोनल, सम बताना है किसका, डायगोनल एंट्रीज ऑफ m, डायगोनल एंट्रीज ऑफ m, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट आएंगे अल्टीमेटली, मैं आपको बात बताऊँ इसमें फाइंड क्या करना है बच्चा, आपको एक मैट्रिक्स m आपको पहले फाइंड कर लेना है, और जो मैट्रिक्स m आएगा उसके जो डायगोनल एलिमेंट है उसका सम बताना है। ठीक है, तो m को मैं अपनी तरफ से कुछ मान रहा हूँ, लेट सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चा इसका, लेट m कुछ मान लेते हैं आपका, जैसे मान लो a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है, और आपका c1 c2 c3, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ m, यानी कि जो फाइंड करना है मैं उसको लिख देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग जो हमें फाइंड करना है वो है आपका a1 प्लस b2 प्लस c3, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा ये हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्या आएगा, ये क्वेश्चन का कहना है। तो क्या करते हैं भाई, m रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं एक एक के साथ, एक एक के साथ हम क्या करेंगे, m मल्टीप्लाई करेंगे और रखेंगे यहाँ पे कि क्या आ रहा है। तो m का मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ करना है, तो पहले वाली कंडीशन में हमने a1 a2 और a3 b1 b2 b3 और बच्चा c1 c2 c3, इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं 0 1 0 इसके साथ, और ये इक्वल दे रखा है -1 2 और 3 के। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो उठाओ और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक तो a1 के मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा, b1 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, और c1 का मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा। तो आपको आएगा b1, आपके क्या है एक्चुअल में ओनली आया आपका b1। ठीक है, b1 आया आपका। ऐसे ही यहाँ से आपका a2 का मल्टीप्लाई 0 से, b2 का मल्टीप्लाई 1 से, c2 का मल्टीप्लाई 0 से आ जाएगा b2, a3 का मल्टीप्लाई 0 से, b3 का मल्टीप्लाई 1 से, c3 का 0 से आ जाएगा b3। ये किसके इक्वल दे रखा है बच्चा, -1 2 और 3। तो यहाँ से b1 b2 b3 आपको दिख गया। दिस इम्प्लाइज बच्चा b1 आपका क्या आया है, मैं इधर लिख देता हूँ, b1 आपका आ गया है -1, कंपेयर कर लिया, b2 आपका 2, और जो b3 है आपका वो आ गया बच्चा 3। ठीक है, ओके। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं, दूसरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये वाला 1 -1 और 0 वाला। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका वही a1 a2 a3 b1 b2 b3 और बेटा आपका c1 c2 c3। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो किसके साथ, 1 -1 और 0 के साथ। ठीक है, ये किसके इक्वल आपका 1 1 और -1 के। ठीक है, तो आप देखिए मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, तो ये वाला रो इस वाले कॉलम के साथ, तो a1 का मल्टीप्लाई 1 से, b1 का मल्टीप्लाई -1 से, c1 का 0, तो आपका क्या आ रहा है a1 माइनस b1। ऐसे नेक्स्ट आपका आ जाएगा a2 माइनस b2, और नेक्स्ट आ जाएगा a3 माइनस b3, ये आपका इक्वल हो जाएगा। इसका भी मल्टीप्लाई कर लिया बेटा सिमिलरली, वो तो जैसे पैटर्न यहाँ पे बन गया था b1 b2 b3, ऐसे यहाँ पे पैटर्न बन जाएगा a1 माइनस b1 a2 माइनस b2, मल्टीप्लाई करके देख लो, और a3 माइनस b3, क्योंकि c1 का मल्टीप्लाई हमेशा 0 से होगा, c2 का भी 0 से होगा, c3 का भी 0 से होगा, 0 बन जाएंगे सब। ये आपका इक्वल है 1 1 और -1 के। ठीक है, कंपेयर कर लिया तो a1 माइनस b1 आपका आ जाएगा 1। अच्छा, b1 का वैल्यू आपको पता है क्या है, b1 का वैल्यू आपको पता है क्या है, -1 है, तो हम रख देते हैं यहाँ पर, तो a1 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A1 आपका आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट ये तो इसके इक्वल हो गया, A2 माइनस B2 आपका ये भी 1 होगा। B2 का वैल्यू आपका क्या है भाई, B2 का वैल्यू आपका क्या है 2 है, तो रख देते हैं यहाँ पे। तो A2 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो A2 आपका आ जाएगा 3। ठीक है, A2 आपका 3 आ गया। और थर्ड कंडीशन और देख लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ गया, A3 माइनस B3, A3 माइनस B3 इक्वल्स टू -1, तो B3 का वैल्यू हमें मिला था 3, तो लिख देते हैं इसको A3 माइनस 3 इक्वल्स टू -1, तो A3 आपके क्या होएगा -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 बटा आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, हमें क्या क्या मिल गया, A1 B2, अच्छा इसका मतलब अभी C3 मिलना नहीं है, A1 हमारा 0, B2 आपका 2 है, तो C3 हमें और चाहिए। ठीक है, C3 और चाहिए, इसका मतलब तीसरी कंडीशन का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे आ गए हैं आपके पास, ये संभाल के रख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे जो मैं तीसरी कंडीशन वाला लिख रहा हूँ ना, ये हटा के तीसरी कंडीशन वाला मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन वाला मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे बेटा यहाँ पे, क्योंकि उधर स्पेस नहीं है, सारे वैल्यूज लिखे रहना ज़रूरी हैं इसीलिए। तो तीसरी कंडीशन क्या है 1 1 1 और 0 0 12 ऐसा, तो क्या आएगा A1 प्लस B1 प्लस C1, इसका मल्टीप्लाई से होगा। ठीक है, तो ये बनेगा A1 प्लस B1 प्लस C1 इक्वल्स टू 0 ऐसा। तो A1 आपका क्या है बेटा 0 है, B1 आपका क्या है -1 है, A1 आपका 0 है, B1 आपका -1 है, ये आपका क्या है -1 दे रखा है, ये आपका बच्चा -1 है। तो यहाँ से इसका मतलब है C1 आपका हो जाएगा 1, C1 बटा 1 हो जाएगा। A2 प्लस B2 प्लस C2 इक्वल्स टू 0। A2 आपका क्या है, A2 आपका 3 है, B2 आपका क्या है 2 है 5, तो C2 आपका क्या हो जाएगा -5 है ना, वैल्यू रखने के बाद। और एक एंट्री यहाँ पे लिख देते हैं A3 प्लस B3 प्लस C3 इक्वल्स टू 12 आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद। 12 आएगा तो A3 का वैल्यू बताओ भाई 3 है, और B3 का वैल्यू बताओ भाई, नहीं सॉरी, A3 का वैल्यू तो 2 है आपका, और B3 कहाँ गया आपका, B3 का वैल्यू क्या है 3 है, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तो यानी कि ये दोनों मिलकर के 5 बना रहे हो। तो C3 बेटा आपका आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। आपको आंसर में क्या क्या चाहिए थे, A1 प्लस B2 प्लस C3, यही तो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट इन्हीं का सम चाहिए, तो A1 प्लस B2 प्लस C3 आपको चाहिए। तो बेटा आप क्या करोगे, A1 का वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम, जो फाइंड करना है इसमें वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, अब सारे वैल्यूज आपके पास हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ A1 प्लस B2 प्लस C3, मैं इधर लिख देता हूँ भाई, जो फाइंड करना है वो इधर लिख देते हैं A1 प्लस B2 प्लस C3। तो A1 का वैल्यू 0, B2 का वैल्यू 2 और C3 का वैल्यू 7, इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 9, और यही 9 बच्चा आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो हमने कुछ एडवांस के क्वेश्चन किए है ना। पहला वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा था, ठीक है, क्योंकि 2017 रन से पूछा गया था। उसके बाद भी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए बेटा, सारे क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय।